हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। ये दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं दोस्तों सीटेट के हुए हैं 2014 से लेकर के 2023 तक, सभी पेपर को दोस्तों अवश्य ही सॉल्व करके जाएं, इन पेपर्स को देख करके जाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, हम अपने इस चैनल पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। 2023 का पेपर दोस्तों करा चुके हैं, इससे पहले 2018 का भी करा चुके दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं 16/2/2014 को जो पेपर हुआ था उसके सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्नों का एक सीरीज कराने जा रहे हैं। जो है कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं दोस्तों ना, तो ये आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। बाकी दोस्तों आप क्लास अटेंड करते रहिए और डेली ऑन बेसिस एक पेपर जरूर लगाइए। ये दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिजनेस कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हम आपको जितने भी पेपर हैं सब करा देंगे। ठीक है, 2014 का कराने जा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम आपको 2015 2016 का इसके जस्ट बात कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले देखा जाए इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? कौन सा कार्य दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों है कि नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। बी वाला ऑप्शन है कि 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। सी वाला ऑप्शन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। और डी वाला है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। कौन सा काम दोस्तों आप लोग अपनी कॉमन सेंस के आधार पे भी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत से लोग दोस्तों बहुत कम ही पढ़ते हैं लेकिन सीटेट की पेडागॉजी को समझ जाते हैं, इसकी शिक्षण विधियों को समझ जाते हैं और आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करके चले आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी यही सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है और जैसे ही दोस्तों आप ये काम स्टार्ट कर देंगे आराम से इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। यह राज्य सरकार के जो दोस्तों अधीन है, ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न को सबसे पहले आपको समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न कह क्या रहा है। अगर प्रश्न समझ गए तो आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऐसा क्यों दोस्तों? दलित और आदिवासी लड़कियों के द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक क्यों है? चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को चलिए साथ में पढ़िए और इनका आंसर आप बताइएगा क्या होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। क्या ऐसा है? बी वाला ऑप्शन है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वाले को मिलने के कारण। क्या ऐसा है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व तो नहीं देते। ऐसा है भी है क्या दोस्तों? अगला ऑप्शन है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से लॉजिकल आंसर हो सकता है, कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। तो इसका सही और बेस्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दोस्तों दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसी कारण दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, नहीं वाले प्रश्न दोस्तों आप गलत करके आते हैं और एग्जाम हाल से बाहर निकलते हैं तो पछताते हैं। पछताने के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है, इसलिए पछताने की क्या ज़रूरत है, पहले ही अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा जा करके एग्जाम हॉल में। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे कि विज्ञापन सामाजिक नहीं है। कौन सा विज्ञापन, कौन सा एडवर्टाइजमेंट? लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यह आपका विज्ञापन दोस्तों सामाजिक नहीं है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। 34 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए
जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। दोस्तों ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दोस्तों मुद्दा है जिस पे दोस्तों मीडिया ने शायद ही ध्यान दिया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों लैंगिक संवेदनशीलता, बी वाला ऑप्शन है पीने का पानी, सी वाला ऑप्शन है हत्याएं और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों भवनों को गिराना। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीने का पानी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। दोस्तों न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा सबसे अलग है आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। बी वाला ऑप्शन है न्यायाधीश का सेवाकाल निश्चित होता है। सी वाला ऑप्शन है शक्तियों का पृथकीकरण और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों आपको इसमें सबसे डिफरेंट अलग बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्तियों का पृथकीकरण। शक्तियों का पृथकीकरण, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों शक्तियों का पृथकीकरण न्यायपालिका के संदर्भ में नहीं होता है, यह मुख्यतः दोस्तों भारतीय संसद का विषय है, ये शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। देखिए दोस्तों सीटेट के सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं ये 2014 का पेपर है। सभी प्रश्नों को दोस्तों निश्चित रूप से देख करके जाइए, क्योंकि 1 से 2 से 3 प्रश्न आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश मीन्स गाइडलाइन निम्नलिखित में से किसके बारे में है। यानी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश है ये किसके बारे में है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दोस्तों बिल्कुल यही आंसर आपका सही हो जाएगा। डी के वासु जो दिशा निर्देश है, किसी व्यक्ति को दोस्तों अरेस्ट करना, उसे रोके रखना, उससे इंक्वायरी पूछताछ करना और एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये तरीका ही आपका डी के वासु कहलाता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। सुभाष कुमार बनाम दोस्तों बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। यही दोस्तों निर्णय जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ ऑप्शंस को भी पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और सभी प्रश्नों का अभ्यास जरूर करके जाइए अपने एग्जाम में। प्रश्न है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाह परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों जो नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में प्रारंभिक वाह परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, चारों ऑप्शंस को आप पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। हम आंसर का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, यह दोस्तों शामिल नहीं किया गया है वाह परीक्षा में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए। एक नया प्रकार का दोस्तों कार्य देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य क्या बताना चाहिए। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों एक शिक्षिका को ये बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थी से अपेक्षाएं क्या है, ये दोस्तों जरूर बताना चाहिए। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया प्रश्न है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। सबसे अधिक दोस्तों क्रिएटिविटी बालक को आपको चुनना है।
4 ऑप्शन दोस्तों है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। बी, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। सी, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। और डी, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। यही वाला दोस्तों ऑप्शन सही होगा, यही रचनात्मक बच्चा होगा। ठीक है, क्रिएटिविटी थिंक बॉलक की बात की जाएगी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं सही। प्रश्न हमारा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य मीन्स प्रोजेक्ट्स की बात की गई है उपयोगी होते हैं। पहला दोस्तों दिया गया है विषय आधारित कार्यों में, दूसरा दिया गया है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, और तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, और चौथा है क्लास अथवा होम घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो आप लोग बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपका पहला विषय पर आधारित कार्यों में और क्लास अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए यही प्रोजेक्ट्स परियोजना कार्य उपयोगी होता है समाज विज्ञान में। बाकी दोस्तों आपका दूसरा सेकंड और थर्ड नहीं होगा। अब देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों पहले ऑप्शन में, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास, पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य क्यों है, ऐसा क्यों दोस्तों। इसका सही आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की किसी क्लास में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। लुप्त का मतलब होता है दोस्तों गायब हो रहे हैं। चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वेक्षण परियोजना के माध्यम से ये पता चल सकता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई दोस्तों, मीन्स एनईपी की बात की गई है, एनपीई की बात की गई है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की बात की गई है। 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव जो दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा को किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरीके से समझ हो। इस तरीके के निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। आप लोगों को दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इस छात्रा के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजे और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढे। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दोस्तों निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए दोस्तों किसका अधिक प्रयोग किया गया है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित। चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम, ग्राफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहानी बोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को। 4 ऑप्शन दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पाठ्य सामग्री को दोस्तों 4 ऑप्शन आपका है। पहला है कि विद्यार्थी की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए।
बी वाला ऑप्शन है दोस्तों कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। सी वाला है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका होगा ही नहीं दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखिए दिया सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप लोग सही इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न हमारा है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए, तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चार ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। हम यहाँ पे आपको आंसर तो बता रहे हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और समझना है। और देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों पर केवल, इसलिए केवल वाला होगा नहीं। पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए, ये हो सकता था। बाकी ए वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। सी वाला में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव में दोस्तों समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अध्यापकों को केस अध्ययन, केस स्टडी के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी आपका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है दोस्तों कि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे राज्य सरकार के कार्यों पर दोस्तों चर्चा करते हुए स्वास्थ्य पे, जल पे और यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए सभी ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके, याद नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। विद्यार्थी को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन, आंदोलन भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भूगोल दोस्तों पढ़ाया जाए जिससे क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ठीक है। भूगोल पढ़ाने से दोस्तों पर्यावरणीय चिंताओं और इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो दोस्तों बताइए किसको अपनाना चाहिए। चार ऑप्शन आपके पास है, प्रश्न आप पढ़ लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐसे तरीके जो रचनात्मक हों और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी थिंकिंग की बात की गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। सभी ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा।
कि किसी सामाजिक विज्ञान की क्लास में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, किसी सामाजिक विज्ञान की क्लास में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास। तो दोस्तों स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, यही दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि सूचना का छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता खाली स्थान है। क्या है? विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध या प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण करना। ठीक है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। दोस्तों अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि क्लास की गतिविधियों संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। प्रेरक अधिगम की बात की गई है, इंडक्टिव लर्निंग की, तो दोस्तों यह आपका प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। आगे चलते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस क्लास से ही दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में कौन सा दोस्तों स्टेटमेंट सत्य है, आपको बताना है। अध्यापक को दोस्तों विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यही दोस्तों स्टेटमेंट आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। सविनय अवज्ञा, खिलाफत या असहयोग या स्वदेशी। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसको स्वदेशी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, कौन से ऐसे विदुषी हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका इसका आंसर बताना है क्या होगा। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरी ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। इसका क्या रीजन था दोस्तों, भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू क्यों करना चाहा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुछ भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, इसीलिए दोस्तों क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा 19वीं सदी में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा परिवर्तन हुआ, इसका सही आंसर बताना है। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया दोस्तों, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ दोस्तों निम्नलिखित में से यही परिवर्तन हुआ था कि भारत ब्रिटिश औद्योगिकरण उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका सटीक और सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भू राजस्व के कौन से समझौतों में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई समझौता, अस्थाई समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। किस नगर से दोस्तों सक्रिय भाग लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ शहर से, लखनऊ नगर से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया।
तो दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों 1858 का अधिनियम था, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिवार्य सेना के सदस्य। अनिवार्य सेना के सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाइए। मनीग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे। मनीग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। मनीग्राम और नान देसी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद, कोल्डिहवा, बुर्जहोम, हालूर। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ये स्टेट हैं दोस्तों। कौन कहाँ मिला है साक्ष्य आपको मैच करना है। तो दोस्तों चिरांद जो है आपका बिहार में मिला है, इसका पहले वाले का फोर्थ हो जाएगा। कोल्डियवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। और दोस्तों बुर्जहोम जो है आपका कश्मीर में, और हालूर जो है आपका आंध्र प्रदेश में। यानी कि पहले का दोस्तों चौथा है, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। फर्स्ट का 4, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का बार नाम आया। कितनी बार नाम आया दोस्तों ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक बार नाम आया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कौन सी विशेषता दोस्तों दोनों धर्मों में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ये दोस्तों विशेषता दोनों धर्मों में थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट जो है ज्योतिबा फूले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है दोस्तों शाहजहां द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि तमिलनाडु के चिन्नलपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा का सदस्य नहीं बन सकते। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वे सदस्य नहीं बन सकते। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरीय भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा दोस्तों ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका की विषय में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सजा में उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण दोस्तों जनक चट्टान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। ठीक है, ये दोस्तों इसकी क्वालिटी या गुण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों कौन सा प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विवृद्ध खान खनन कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें आपकी दक्षिण भारत में स्थित हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? अपैची और क्रो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं अपैची और क्रो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सनराइज उद्योग का दोस्तों कौन सा एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये दोस्तों आपके सनराइज उद्योग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देश को दोस्तों किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्यीय क्षेत्र को दोस्तों विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? कौन सा जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च ज्वारीय भाटा। उच्च ज्वारीय भाटा दोस्तों जहाजों के नौकायान में सहायता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तापमंडल। ठीक है, पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर आयन मंडल द्वारा दोस्तों परावर्तित किया जाता है। ठीक है, आयन मंडल होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? पर्यावरण में दोस्तों संतुलन बैलेंस नहीं रहता है कब? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहेगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय मीन्स दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। यह पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम 4 ऑप्शन है दोस्तों। न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यह दोस्तों निश्चित करता है, डेफिनेट करता है कि वेतन को एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 17 मीन्स अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गरीबी। भारत में असमानता का मुख्य कारण दोस्तों गरीबी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। यही दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार यही सत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको 2014 का पेपर जो सीटेट का हुआ था उस 2014 का पेपर कराए, जिसमें दोस्तों एसएसटी के 60 प्रश्न कराए। इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, और इन प्रश्नों को दोस्तों रिवीजन करके जरूर जाइए वन टाइम। ठीक है, हो सकता है दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों कुछ नहीं तो आपका रिवीजन तो होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।